हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आने वाले इस वर्ष में अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और जीवन की तमाम ऊंचाइयों पर आगे बढ़ें और अपने आप को तरक्की के मार्ग पर ले जाएं। तो इसी रिजोल्यूशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने इस नए सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे आपका अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस का। जब यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, एक तरीके से माना जाता है वहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नए घटनाओं की शुरुआत हुई हमारे इतिहास में, जिसको हम मानते हैं कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत। जो आपकी हिस्ट्री का जो कालानुक्रम है, जो क्रोनोलॉजी है आपका, जैसे आप देखते होंगे एंशियंट हुआ आपका, एंशियंट आप पढ़ते हैं, उसके बाद आप मेडाइवल की तरफ एंट्री करते हैं, देन फिर आप मॉडर्न की तरफ एंट्री करते हैं। तो ये सब सारी चीजें भी जो हमारी बटी हुई हैं, जो सारी चीजें हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है तीन फॉर्म में, ये भी एक घटनाओं के आधार पे ही हैं, ये भी सारे इवेंट्स के आधार पे ही हैं। मतलब एक चीज अगर चलती रहती है काफी समय से, फिर उसमें एक नई शुरुआत होती है, तो उसी घटनाओं के आधार पे ही हम हिस्ट्री का जो डिवाइडेशन है उसको किए। जैसे आप देखेंगे कि आपका एंशियंट की शुरुआत में सारा पाषाण काल से लेके आपके एंशियंट डायनेस्टीज के बाद फिर एक नए समय की शुरुआत होती है, मुस्लिमों का आक्रमण शुरू होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम वंश स्टार्ट होते हैं। तो ये जब आक्रमण, फिर नए वंशों की शुरुआत, फिर आपका एक तरीके से नई शुरुआत, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, एंशियंट के बाद मेडाइवल। फिर आपका जब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मुस्लिम डायनेस्टीज वगैरह, आपका क्या कहते हैं, सो आपका गुलाम वंश, देन आफ्टर मुगल वंश। फिर जब आपका डिक्लाइन होना शुरू होगा तो फिर क्या आ जाएगा, एक नई चीज शुरुआत होती है, जो यूरोपियों का आगमन उसी बीच शुरू हो जाता है। जब आपका मुगल वंश चरम पे रहता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखते होंगे एक नई चीज शुरू हो जाती है, नए तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हम मान लेते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन, मुगल वंश का डिक्लाइन, ब्रिटिश का उद्भव, ये सब सारी चीजें एक नए इवेंट्स को जन्म देती हैं। तो इसी के आधार पर हम हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है राइवल्स ऑफ द यूरोपियंस, उसको हम कवर करेंगे जब यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन शुरू हुआ। तो भारत में सबसे पहले बात यह आ जाती है, जो यूरोपीय कंपनियां आई, जो यूरोपियंस आए एज अ ट्रेडर, वो क्यों आए। बात यही शुरू होती है ना, आने के पीछे का कारण क्या था उनका, ठीक है ना। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे क्या कारण था उनका आने का। तो जैसे आपका देख रहे होंगे, अगर हम एक तरीके से रफली वो बना देते हैं, मैप देख लें, जैसे आपका ये समझ लीजिए यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है और ये आपका इंडिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या था, 14वीं शताब्दी, 13वीं 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था आपका पुनर्जागरण वगैरह, जो आपका स्टार्ट हुआ यूरोप में, हमें पता है। और वो भी कहाँ स्टार्ट हुआ था, इटली वगैरह में, तो ईस्टर्न यूरोप में। तो ईस्टर्न यूरोप में जो आपका एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सारी चीजें हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ईस्टर्न यूरोप वाला जो पोर्शन था, एक तरीके से क्या इन्होंने स्थापित कर दिया, मोनोपोली स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया, एक अधिकार स्थापित कर दिया अपने सभी चीजों पे, ठीक है ना। यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज को अपने हिसाब से सामान को बेचना, अपने हिसाब से दाम निर्धारित करना, इन लोग अगर चाहें तो आगे अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके से पूरा रास्तों पर भी एक तरीके से कब्जा हो गया तुर्कों का, यूरोपियों का, सबका मिला के, और बाकी जो है हर एक चीजों पे अधिकार हो गया। तो वेस्टर्न यूरोप वाले ये सोचे कि भाई अब कौन सी तकनीक अपनाई जाए, कौन सी टेक्निक अपनाई जाए कि इनके मोनोपोली की तोड़ा भी जाए और हम लोग आगे, क्योंकि आपका जो ईस्टर्न पोर्शन था, यहाँ पे काफी स्कोप हुआ करता था व्यापार का और भी सारी चीजों का, ठीक है ना। और इनके रास्तों को तोड़ना भी आसान नहीं था, कैसे हम तोड़े, स्थल मार्ग से कैसे होते हुए जाएं। तो भाई ये लोग क्या सोचेंगे, कोई दूसरा अल्टरनेट सोचेंगे कि किन माध्यम से हम इधर पहुंच सकते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, तो हवाई जहाज तो उस समय था नहीं, उड़ के पहुंच जाएं। स्थल मार्ग पे पूरी तरीके से इनका कब्जा था, पूरा आज का इस्तांबुल वगैरह तुर्कों का पूरा कस्तुनतुनिया उस समय कहते थे, तो उस मार्ग पे पूरी तरीके से कब्जा था। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इधर जाने के लिए क्या रास्ता अपनाएं, जल मार्ग का रास्ता अपनाया। कौन सा मार्ग अपनाएं, जल मार्ग। वही एक ऑप्शन बचा, स्थल मार्ग इन्होंने कब्जा किया, हवाई मार्ग का कुछ ऐसा है ही नहीं इसको, अरे क्या कहते हैं ऑप्शन। फिर आपका बचता है जल मार्ग।
तो ये वेस्टर्न यूरोप वाले सोचने लगे अब जल मार्ग के द्वारा ही हम ईस्ट की तरफ जा सकते हैं। अब तो चलो ठीक है, लोगों ने के अंदर ये सोच आ गई, लेकिन अब जाएगा कौन? तो जाने के लिए भी भाई जज्बा चाहिए, तो जज्बा भी कुछ लोगों ने भर लिया, भैया चलो ठीक है चलेंगे। लेकिन अब जाने के लिए भाई पैसा चाहिए, रकम चाहिए, पूरा स्पॉन्सर चाहिए, कौन करेगा? इतना तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं, इतनी लंबी यात्रा की भी नहीं कि चलो पहुंच गए 2 दिन में, 1 दिन में आराम से निकल लिए। तो स्पॉन्सर कौन करेगा? अब वहां की गवर्नमेंट करेगी, वहां की गवर्नमेंट करेगी और वहां के राजा करेंगे। राजा जी बोले जाओ जिसको जाना हो, हम पूरा पैसा देंगे, हम पूरा स्पॉन्सर करेंगे। तो जो अर्ली एफर्ट्स किए गए आपकी 15वीं शताब्दी में, जो पूर्व प्रयास किए गए, वो किए गए कई लोगों के द्वारा। जैसे आप सोचेंगे कि पहला सबसे पहले यूरोपियों में कौन आया? पुर्तगाली आए, अच्छा वास्को डी गामा आए, उसके पहले भी कई लोग आए। आने के बारे में सोचे या रास्ते में चले पहुंच नहीं पाए, तो अर्ली एफर्ट्स कौन कौन से किए गए, आपके पूर्व प्रयास कौन कौन से किसके द्वारा किए गए। तो अगर सबसे पहले किसी ने आने के बारे में सोचा या हम चलते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम था भाई साहब प्रिंस हेनरी। क्या नाम था उसका? प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है ना, जैसे लोग अपना नाम रख लेते हैं। तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर वो व्यक्ति था जिसने इधर आने के बारे में सोचा, पुर्तगाल से हम ईस्ट इंडीज की तरफ, मतलब अपने इधर की तरफ, पूर्व की तरफ जाएंगे। लेकिन इसका बेचारे का सपना सपना ही रह गया। ठीक है ना, सपना वो पूरा ना हो सका और ये फाइनली इसकी मृत्यु हो गई। तो प्रिंस हेनरी के बाद दूसरा कोई अगर दाव भरता है और जाने को सोचता है, तो हु वाज दैट? उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ध्यान में रखिएगा, बार्थोलोमियो डियाज ये दूसरा व्यक्ति था आफ्टर प्रिंस हेनरी। ठीक है ना, जो 1487 में वहां से निकला। ठीक है ना, 1487 में वहां से निकला पुर्तगाल से, और वो यात्रा करते करते भाई साहब कहां पहुंचा? अफ्रीका महाद्वीप के जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम पॉइंट है अफ्रीका महाद्वीप का, जिसको आप क्या कहते हो? केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हो? केप ऑफ गुड होप। ठीक है ना, जिसको हिंदी में आशा अंतरीप के नाम से भी जाता है ना। उत्तर आशा अंतरीप मतलब कि एक तरीके से आशा अंतरीप का मतलब होता है भाई गुड होप का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से हॉट लिया जाता है वहां पे, फिर उसके बाद आगे के लिए आशा, समझ लो गुड होप है, ऐसी जगह, ऐसा आइलैंड है। तो यहाँ पे जब आपका ये पहुंचा बार्थोलोम्यू डियाज, इसका भी वही है कि जब इसके माथे पे किस्मत पे भारत पहुंचना नहीं लिखा है, तो ये भी बेचारा नहीं पहुंच पाया। यहीं पे आके इसका भी किस्सा खत्म हो गया। यानी अपना यहां से चला अटलांटिक महासागर होते हुए फाइनली हिंद महासागर, या आपका हिंद महासागर वाला पूरा जोन है ना, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द अफ्रीका, ये सब फिर अपना इंडिया, सब हिंद महासागर वाले जोन में आते हैं। तो यहाँ पे चलो इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए खाते में ये छोड़ गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या छोड़ गया कि पहला व्यक्ति कौन था? हु वाज द फर्स्ट ट्रेवलर जो अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, अटलांटिक ओशन होते हुए कहां पहुंचा? आपका इंडियन ओशन। ठीक है ना, अटलांटिक ओशन होते हुए इंडियन ओशन पहुंचा, या पहला ऐसा यात्री जो अटलांटिक महासागर होते हुए हिंद महासागर में पहुंचा, मतलब यहां पे पहुंच गया आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट पे। तो वो कौन था? तो वही आपका आंसर हो जाएगा, कौन था आपका? बार्थोलोम्यू डियाज, जो कि 1487 में पहुंचा। तो ये पहला प्रश्न आपका बन गया। तो भाई जब ये पता चल गया, वहां पर खबर पहुंची हुई बार्थोलोम्यू डियाजो नहीं पहुंच पाए, तो अब क्या किया जाए? फिर तीसरा बंदा भाई साहब वहां से निकला आपका यात्रा करने के लिए। तो वो तीसरा बंदा कौन था, जिसको आप बचपन से जानते आ रहे हो? वो थे आपके वास्को डी गामा। कौन थे? वास्को डी गामा। ठीक है ना, वास्को डी गामा जो 1498 में यहां पे पहुंचे। ठीक है ना, 1498 में। तो वास्को डी गामा जब यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पहुंचे होंगे, पहला हॉल्ट उन्होंने कहां पे लिया? केप ऑफ गुड होप पे लिया। केप ऑफ गुड होप लिए यहाँ पे हॉल्ट। तो वो सोचे भैया अब इंडिया पहुंचना है, इंडिया पहुंचना है तो कमजोर नहीं है कि अनजान रास्तों पे चलने
का सबसे तरीका वही है, बार बार पता करते रहो, पूछते रहो भैया कहाँ पहुंचे, कहाँ। कुछ वो लोग होते हैं भैया एक बार पूछ ले पूरा दिशा जाना है तो निकल पड़े, ठीक है ना। फिर पता चला कि किसी से पूछे नहीं, जैसे कोलंबस ओवर स्मार्ट बन रहा था, निकला था अपने इधर ही इंडिया आने के लिए, लेकिन पहुंच गया बेचारा रास्ता दाएं बाएं पूछा नहीं, यहाँ से अपना निकला, यहाँ पहुंचा और निकल मुड़ना था दाएं, बाएं मुड़ गया दाएं, पहुंच गया अमेरिका। तो इसने दिमाग लगाया और समझदारी का भी परिचय दिया कि यहाँ पे जब केप ऑफ गुड होप पहुंचा तो यहाँ पे इसने सोचा किसी आदमी को ले लो और उसके साथ चलो, ठीक रहेगा, डायरेक्ट इंडिया पहुंचाएगा। तो यहाँ पे इसकी मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो कि वो इंडियंस ही था। अब भाई इंडियंस है तो ऑब्वियस सी बात, उसको रास्ता भी पता होगा, पूरब जाना है तो किधर जाना है। तो उसने उससे कहा कि भाई साहब हमको भारत जाना है और आप भी हमारे साथ चले तो बेहतर होगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसी वो भी व्यापारी और वो भी नाविक साथ में उसके निकले। और उस व्यापारी का क्या नाम था ये भी पूछ लेते हैं, जो नाविक के रूप में उसके साथ आया, उसका नाम था अब्दुल मुनीक। उस व्यापारी का क्या नाम था? उसका नाम था अब्दुल मुनीक, ठीक है ना। अब्दुल माजिद भी कहीं मिल जाता है, अब्दुल मुनीक भी मिल जाता है, तो उसका नाम था अब्दुल मुनीक। उसके साथ चला और फाइनली वो कहां पर पहुंचा? आपके भारत पहुंचा। और इस आपके पश्चिमी तट पे कौन से स्थान पे? कालीकट नामक बंदरगाह पे, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ये पूछ लेते हैं साफ साफ क्वेश्चन, वास्को डी गामा पहुंचा 1498 में, तो वो किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा आपका वास्को डी गामा, ठीक है ना। यहां पर जब वो पहुंचा तो यहाँ के भाई ऑब्वियस सी बात है, पता चलेगा उस एरिया के शासक को, उस एरिया के लीडर को, भाई कोई आया हुई पुर्तगाल से, तो भाई स्वागत पे पहुंचेंगे। तो स्वागत में पहुंचे कि भाई वास्को डी गामा आया। तो वहां के जो शासक थे, वहां के जो जिसके अंदर में वहां की सत्ता थी, वो पहुंचे और उनका तहे दिल से स्वागत किया। और उनका नाम क्या था? ध्यान में रखिएगा, पूछ लेते हैं शासक का नाम क्या था या शासक को कहा क्या जाता था। तो वहां पे जो इनका स्वागत करने के लिए पहुंचे तो वहां के शासक जमोरिन पहुंचे, ठीक है ना। जमोरिन एक तरीके से वहां के शासक का पद हुआ करता था। जैसे जमोरिन मतलब एक तरीके से लीडर को कहते हैं, नेता को कहते हैं, ठीक है ना। शासक वहां के कौन थे? जमोरिन थे। और इनका नाम क्या था अगर कहीं पूछ ले, बहुत कम आप लोगों ने सुना होगा। इनका नाम था मन्ना विक्रमा, ठीक है ना। इनका नाम क्या था? मन्ना विक्रमा, ये जमोरिन का नाम था। तो इन्होंने स्वागत किया, ये स्वागत है आपके भारत की धरती पे, ये वो फलाना पूरा बढ़िया से स्वागत हुआ। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा। फिर उसके बाद क्वेश्चन धड़ाधड़ आपके खाते में बनना शुरू हो गए भाई साहब। तो क्वेश्चन जो बन के आया, ये बन के आया कि किस व्यक्ति के द्वारा भारत इंडिया और यूरोप के बीच जल मार्ग की खोज की गई, सी रूट, ठीक है ना। सी रूट की खोज की गई, जल मार्ग की खोज की गई। किस व्यक्ति के द्वारा भारत और यूरोप के बीच जल मार्ग इसलिए लिख दिया जाता है, इसका मतलब समझ जाना, स्थल मार्ग पहले से खोजा जा चुका है, ऐसा नहीं कि पहला रास्ता था जो खोजा गया इतिहास में। स्थल मार्ग से यूरोपीय लोग बहुत आए, आप देखे होंगे, आपका ग्रीक से अलेक्जेंडर आया, सारे लोग आए थे, तब तो बीसी में लोग आए थे। तो इसलिए जलमार्ग की खोज सबसे प्रथम किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा के द्वारा। या भारत और यूरोप के बीच जलमार्ग की खोज हुई 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा, ठीक। तो ये यहां पे प्रश्न बन गया। फिर उसके बाद क्या प्रश्न बनता है कि जब ये यहां से वास्को डी गामा यहां से किस लिए आया था? मेनली व्यापार करने आया था। और व्यापार के लिए उसको पता है मसालों के लिए बड़ा फेमस, और मसालों में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था, जो आपकी कौन सी चीज थी? काली मिर्च जिसको कहा जाता था, ठीक है ना। काली मिर्च की जो यहाँ पे व्यापार के लिए मिल आया था। काली मिर्च इज ऑल्सो नोन एज, उस समय उसको कहा जाता था ब्लैक गोल्ड के नाम से, यानी काला सोना के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, काली मिर्च। और जब यहां से ये लेके गया काला सोना, मतलब काली मिर्च लेके गया आपका, जब वहां पे ले जाके बेचा तो उसको कितने % का फायदा हुआ भाई साहब? 60 गुना का फायदा हुआ, 60 टाइम्स, आप समझ सकते हैं,
ठीक है ना। जब यहाँ से ले जाके पूरा कार्गो अपना वहां पे बेचा तो 60 गुना फायदा हुआ। सोचो कितना खुशी हुई होगी उसको भी, और उससे ज्यादा दुखी हुआ होगा पड़ोसियों को, भैया कहाँ से माल लेके आ रहा है। तो इन सब चीजें क्या हुई, ये भी पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, कितने परसेंट का फायदा हुआ 60 टाइम्स, सी रूट किसके द्वारा खोजा गया, फिर उस शासक का क्या नाम था। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। फिर उसके बाद प्रश्न उठता है, ये तो गया पहली बार अपना लेके, फिर दोबारा कोई आया कि नहीं आया पुर्तगाल से। तो हाँ, सबसे बड़ी बात यहाँ पे तो भैया बात शुरू हो गई है भैया कि वास्को डिगामा की और सबसे पहले यूरोपियों में। तो सबसे पहले यूरोपियों में कौन आया, तो इसकी चर्चा सबसे पहले पूरी कर लिया जाए तो वास्को डिगामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था। ठीक है ना, पुर्तगीज था। फिर उसके बाद पुर्तगालियों के बाद कौन आया, ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो यूरोपीय आए यहाँ पे व्यापारी के रूप में आए, उनके आने का कालक्रम क्या था, सबसे पहले कौन आए। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए, और पुर्तगाली के बाद फिर कौन आए, आपके डच आए। ठीक है ना, पुर्तगाली के बाद कौन आए, डच आए, जिसको आज के समय का आप क्या बोलते हैं, आपका हॉलैंड या नीदरलैंड। ठीक है ना, हॉलैंड या नीदरलैंड। फिर डच के बाद कौन आए, आपके अंग्रेज आए, यानी ब्रिटिश आए। ठीक है ना, अंग्रेज आए या आपके ब्रिटिश आए। फिर ब्रिटिश के बाद कौन आए भाई साहब, ब्रिटिश के बाद आए डेन्स आए। ठीक है ना, डेन्स आए। डेन्स मतलब आपके कौन है, ये डेनमार्क के लोग थे। और डेन्स के बाद फिर कौन आए, आपके फ्रांसीसी आए या फ्रेंच आए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में साफ साफ पूछ लेगा, निम्नलिखित में से यूरोपीय कंपनियां, यूरोपीय जो आए यहाँ पे, उनके आने का कालक्रम लगाइए, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ध्यान में लगे, कुछ लोग डच के बाद सीधा पुर्तगालीज के बाद डच लगा देंगे, डच के बाद फ्रेंच लगा देंगे। तो ये आने का उनका सिलसिला रहा, ये उनके आने का कालक्रम रहा। तो एग्जाम में आपके इसी तरीके से दे देंगे ऊपर नीचे करके नाम, फिर ऑप्शन में दे देंगे पहला, चौथा, आठवां, चौथा, पांचवा, छठवां, या पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो आप जाने रहोगे। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स, देन फ्रेंच, ये आने का इनका क्या रहा, कालक्रम रहा। ठीक, ये आने का इनका कालक्रम। तो पहले हम लोग किसका स्वागत कर रहे हैं भाई साहब, पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया, भारत की धरती पे चल तो चुका था, सोचा किसने, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। शुरुआत किसने किया, बार्थोलोमियो डियाज, लेकिन पहुंच नहीं पाए, केपा गुड तक पहुंचा। फिर उसके बाद तीसरा बंदा जो वहां से चला वो था आपका वास्को डिगामा, जो 1498 कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचा। जमोरी ने स्वागत किया, जिसका नाम मन्ना बकरमा था। और उसी के साथ ही भारत और यूरोप के बीच रास्ते की खोज हो गई, और उसने काली मिर्च की व्यापार वगैरह करके लेके गया। वहां 60 गुना प्रॉफिट फिर उसने बेचा। फिर उसके बाद भैया आने का सिलसिला लोगों का शुरू हुआ कि भैया हम जाएंगे। होता नहीं है कि सब जान गए हैं तो सब निकलेंगे, आपके जान पहचान वाले भी है, पड़ोसी भी आपका निकला। तो दूसरा जो व्यक्ति आया वास्को डिगामा के बाद, उसका नाम था पेड्रो कैब्रल। ठीक है ना, उसका नाम था, दूसरे व्यक्ति का नाम था पेड्रो कैब्रल। ठीक, पेड्रो कैब्रल आया 1500 एडी में। ठीक है ना, 1500 एडी में आया। इसने मेनली यही सोचा कि चलेंगे वहां पे व्यापार वगैरह करेंगे, वहां के राजा से थोड़ा वो करेंगे, बढ़िया पैचअप के साथ रहेंगे, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। फिर धीरे धीरे दूसरे व्यापारियों के साथ इसका थोड़ा वो भी हुआ, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर फाइनली ये गया व्यापार वगैरह करके। फिर उसके बाद पेड्रो कैब्रल के बाद कौन आया, आपका दोबारा वास्को डिगामा आया। ठीक है ना, वास्को डिगामा की रिविजिट हुई। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे पहली बार तो चलिए ठीक, वास्को डिगामा आया था, लेकिन लोग सोचते हैं कि भाई पहली बार तो बच्चा रट लिया, लाओ दूसरी बार का पूछें, इसके बाद नहीं बता पाएगा। तो कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि वास्को डिगामा दोबारा भारत कब आया। तो ये आपको ध्यान में रखे रहना है। तो वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था 1502 में। ठीक है ना, जो इसकी सेकंड विजिट हुई थी, ये हुई थी 1502 में, दोबारा भारत आया। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो दोबारा वास्को डिगामा भारत कब आया, 1502 में। ठीक, अब आना जाना लोगों का चल रहा भैया, अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सारी चीज। तो कब तक आना जाना लगाए रहोगे, 2-4-10 किलोमीटर तो है नहीं, पहुंच जाओ चले आओ, रात में निकलो सवेरे पहुंचो फिर दिन में चले आओ।
कई महीने लग जाते थे, आप समझ ही रहे हो कितना लंबा यात्रा था उज्जैन मार्ग का। तो अब इन लोगों ने क्या सोचा, क्यों नहीं यहीं पे फैक्ट्री वगैरह लगाया जाए, क्यों नहीं यहीं पे बसने के बारे में सोचा जाए। तो फिर ये लोगों ने क्या किया, अपनी ऑफिस फैक्ट्री वगैरह लगाने के बारे में सोचे। तो ये प्रश्न उठ जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया प्रथम फैक्ट्री कहां पे था। तो आप क्या बताओगे, पहली फैक्ट्री जो इन्होंने लगाई या पहली फैक्ट्री जो इन्होंने स्टैब्लिश की, फर्स्ट फैक्ट्री वाज स्टैब्लिश्ड बाय पुर्तगीज। साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई। तो आप बताओगे सर 1503 में की गई थी सर, ठीक है ना। कब की गई, 1503 में की गई थी। और कहां पे की गई थी, तो आप बताओगे सर वो फैक्ट्री थी आपकी कोचीन में, ठीक है ना, कोचीन। तो कोचीन में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, ठीक है, 1503, ये ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई, सेकंड फैक्ट्री स्टैब्लिश इन विच ईयर, 1505 में, ठीक है ना, 1505 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई। और कहां पे लगाई, कैन्नौर में, ठीक है ना। पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में लगाई और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहां लगाई, कैन्नौर में लगाई। तो ये तो रहा भाई फैक्ट्री लगने का सिलसिला, यहाँ पर स्थापित भी हो गए, फैक्ट्री वगैरह लगा लिए। तो जब ये सब काम होने लगा तो वहां की गवर्नमेंट ने सोचा, वहां के राजा ने सोचा कि भैया अब व्यापारी लोग जाके वहां व्यापार चल रहा था और धीरे धीरे बस भी गए, तो अब क्यों ना हम लोग सीधा जाके वहां पे अपना थोड़ा बहुत शासन व्यवस्था संभाले, व्यापार को और एक्सपेंड करें। और इन व्यापारियों के द्वारा नहीं किया जाएगा, इन व्यापारियों भरोसे नहीं, सारा देख रेख कौन करेगा, हम लोग करेंगे। तो राजा ने वहां के क्या भेजा, अपना नुमाइंदा भेजा और वहां से अब सरकारी लोग आना शुरू हो गए। और इसी के साथ साथ क्या भेजा गया, गवर्नर भेजा गया, ठीक है ना। तो पुर्तगाली गवर्नर भेजा गया, जाओ भैया तुम थोड़ा शासन वगैरह भी करो, व्यापार को बढ़ाओ, अपना भी घर परिवार वहां पे बसाओ, ले जाओ यहाँ के लोगों को भी, अपने धर्म को बढ़ाओ, अपने व्यापार को बढ़ाओ। तो ये सब सारी चीजें देके वहां से भेजा गया। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये सीधा प्रश्न बन जाता है। निम्नलिखित में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल, ठीक है ना। या पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, धड़ाके से पूछा जाता रहा है और फिर पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो क्या नाम था उसका, पहला आपका गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। दोनों के लिए लिख दे रहा हूं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ताकि दिक्कत ना हो। नाम प्यारा है तो आपको 2-3 बार याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको बार बार करना पड़ेगा। कुछ ना करो तो कम से कम आखिरी ध्यान में रखे रहना, तो कम से कम एग्जाम में आए तो जान जाओ अल्मीडा 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 4 बार जाप कर लेना, तभी आपको याद हो जाएगा। तो पहला गवर्नर, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था जो भारत आया, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये भारत कब आया, आपका 1505 में, और इसका कार्यकाल भी वही आपका 1505 से लेके 1509 तक रहने वाला है, ठीक। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज, ठीक है। तो भाई साहब जब ये आए तो पहला क्वेश्चन तो मैंने कहा, पहला पुर्तगाली गवर्नर आपका फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। दूसरा क्वेश्चन इसके खाते में क्या बन जाता है, तो सबसे पहले आते ही इसने क्या किया, याद करो सबका समय आता है यहाँ पे जब यूरोप में पूरी तरीके से, ईस्टर्न यूरोप में पूरी तरीके से आपका तुर्कों का, अरब तुर्क जितने थे सब, इटली वगैरह जितने थे, ईस्टर्न यूरोप में पूरा अपना मोनोपोली स्थापित किए थे। तो ये भी सोचा हमारा स्थल मार्ग पे मोनोपोली कर लिए हो, हम भी कभी करेंगे। तो इनका भी समय आया और जल मार्ग पे इनका आना जाना देखो आप शुरू हो गया है, पूरा उधर से आते हुए इधर अपना। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक नीति बनाई, उसका नाम रखा ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। एक नीति बनाई, उसका नाम रखा ब्लू वाटर
पॉलिसी। और इस पॉलिसी का मेन एजेंडा या मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही रखा कि जो आपका क्या है, यूरोप है, और इधर आपका ये पूरा जलमार्ग है जिधर से हमारा आना जाना है, इस पे हम पूरा क्या रखेंगे, अपनी सुप्रीमेसी रखेंगे, अपना वर्चस्व रखेंगे। ठीक है ना। तो कभी पूछ ले, सबसे पहले तो पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लागू किया गया। ब्लू वाटर पॉलिसी निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया। तो ये आपका कौन था, अल्मीडा था। फिर मान लो कभी पूछ ले कि ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन मतलब क्या था, क्यों लागू किया गया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मेन मतलब यही था कि नेवल सुप्रीमेसी इन द इंडियन ओशन, यानी हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित रखना व्यापार में। ठीक है ना। और ताकि कोई आए तो उसको पूछना पड़े, परमिशन लेना पड़े, देख के आए जाए, सारी चीजें, मतलब पूरा हमारे हिसाब से ही सब कुछ होगा। तो व्यापार में पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना, वर्चस्व स्थापित करना ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। इसको किसने लागू किया, अल्मीडा। तो ये दो क्वेश्चन बन जाता है। फिर उसके बाद इसका जब कार्यकाल खत्म होता 1509 में, तो फिर उसके बाद दूसरा गवर्नर भेजा जाता भाई साहब, उसका नाम रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कितना प्यारा नाम है। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, इसको हिंदी में लिख देता हूं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, ये कौन है, आपके दूसरे गवर्नर पुर्तगाल के। ठीक है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल जो रहने वाला है ये है आपका 1509 से 1515 तक रहेंगे। ठीक है ना, 1509 से लेके 1515 तक रहेंगे। अब अल्बुकर्क भाई साहब क्या करेंगे, इन्होंने इतना कार्य किया, इतना काम किया कि इनको एक क्रेडिट चला जाता है जो कि अल्मीडा को नहीं जाता है। वो क्रेडिट जाता है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को पुर्तगाल शासन का असली संस्थापक माना जाता है। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। ठीक है ना, समझ सकते हो, असली संस्थापक, यानी अल्मीडा जो पहला था उसको असली संस्थापक का पद नहीं मिला, या उसको असली संस्थापक नहीं माना जाता। माना किसको जाता है, अल्बुकर्क को। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा काम किया होगा तभी तो क्रेडिट जा रहा है। भाई कोई किसी चीज की स्थापना कर दे, लेकिन आप देखते होंगे कि कहा जाता भाई सब कुछ नहीं करता धरता ही, इन्होंने सब कुछ बढ़ाया। तो वही चीज यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो असली संस्थापक, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, हु वॉज द रियल फाउंडर, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज गवर्नमेंट, यानी असली संस्थापक या वास्तविक संस्थापक। ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है पुर्तगीज पावर का। तो आप किसको बताओगे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और साबित भी कर दूंगा भाई क्यों उनको असली संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा इतने कार्य ही किए गए। तो सबसे पहला कार्य उसने क्या किया, यहां पे आके अपनी एक राजधानी बनाई। उसने राजधानी बनाई, हेडक्वार्टर बनाया। और वो राजधानी उसने कौन सी बनाई, उसकी राजधानी बनाई जो उसने बनाया, उसने कोचीन को राजधानी बनाया। ठीक है ना, कोचीन को उसने राजधानी बनाया। सारे काम धाम सारी चीजें होंगी कैसे क्या। तो ये बड़ा काम किया। दूसरा बड़ा काम इसने क्या किया, अल्बुकर्क ने, इसने क्या किया कि भारतीयों को अपनी सेना में क्या किया, भर्ती करना प्रारंभ किया। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट। ठीक है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस इन पुर्तगीज आर्मी। ठीक, इन पुर्तगीज आर्मी, पुर्तगाली सेना में भारतीयों का क्या, भर्ती करना प्रारंभ। भाई अब ये तो है नहीं वहां 150 आए रहे होंगे।
अब जब आपको यहाँ पे विस्तार करना, अपने एक्सपैंड करना अपने शासन व्यवस्था को, कहाँ से लाओगे सेना, कहाँ से लाओगे लोगों को ऑफिशियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आर्मी के लिए, अपनी सेना के लिए? तो वहीं के जैसे यहाँ पे आपके देखो कौन आए, ब्रिटिश आए, वो भी यहाँ के लोगों को भर्ती किए। तो ये तो चलता रहा है। तो ये अपनी भी सेना एक्सपैंड करने के लिए यहीं के लोगों को क्या किए, अपनी सेना में भर्ती करना प्रारंभ किए। ये एक बहुत बड़ा काम इसने किया। ठीक, दूसरा काम इसने और क्या किया आगे का, तीसरा काम। अब भाई देखो, अभी आपने क्या सोच रहे हो, अभी एक बात कहा था कि वह कौन से मेन कारण थे पुर्तगालियों का यहां पे आने का ईस्ट इंडीज की तरफ, पूर्वी देशों की तरफ पुर्तगाली या यूरोपीय जो आए, उनका मेन कारण और क्या था? तो एक कारण तो आप कहोगे सर इकोनॉमिक रीजन था, ठीक है ना, एक कारण तो आप कहोगे इकोनॉमिक कारण था, यानी आर्थिक कारण था। और दूसरा रिलीजियस कारण भी था भाई साहब, सबसे बड़ा उनका रिलीजियस मतलब धार्मिक कारण भी था, धार्मिक कारण भी था इनका यहाँ पे आना, ठीक है ना। आर्थिक कारण तो यहाँ पे हो ही गया, आर्थिक कारण में था ही गया, चलो व्यापार वगैरह करेंगे, लेकिन धार्मिक कारण भी था। धार्मिक कारण क्या था? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, टू प्रोपोगेट रिलीजन। अपने धर्म का मतलब क्रिश्चियनिटी का, ठीक है ना, क्रिश्चियनिटी का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। तो यहां पे अल्बुकर्क भाई साहब अपने लोगों से क्या कह रहे हैं, अरे लोगों से यहाँ पे जान पहचान बनाओ, संबंध बनाओ, लोगों से मित्रता करो, शादी ब्याह, यहाँ की औरतों से शादी ब्याह करो, कन्वर्जन करो, ये सब सारी चीज अपने लोगों से इसने आग्रह करना शुरू किया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा काम ये भी इसने क्या किया कि भारतीय स्त्रियों से, ठीक है ना, जो भारतीय स्त्रियां थी उनसे क्या करना शुरू किया, विवाह वगैरह करना शुरू किया, शादी ब्याह वगैरह करना शुरू किया, अपने लोगों को प्रोत्साहित किया टू मैरी विद इंडियंस वुमेन। ये चीज, अब शादी होगा, कन्वर्जन कराएंगे, बच्चे जो पैदा होंगे वो भी क्रिश्चियन ही माने जाएंगे। तो ये सब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, अपने जाति को आगे बढ़ाना, ये किसका सबसे बड़ा काम था। और इसने सबसे बड़ा काम क्या किया, अल्बुकर्क ने अपने शासन व्यवस्था में सती प्रथा को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया इसने, सती प्रथा जो इसके शासन में थी उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। ठीक, सती प्रथा को इसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये इसका एक सबसे बड़ा काम था। तो यही सब सारी चीजें दिखाती हैं, यही सब सारी चीजें दिखाती हैं कि इसको क्या माना जाता है, रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और सबसे बड़ा काम भाई साहब छूट रहा था, गोवा। गोवा के बारे में, जिसको आप एक ऐसी जगह जहां पे आप जाने की हमेशा इच्छुक रखते हैं, हमेशा प्लान बनाते हैं दोस्तों के साथ, गोवा इस बार पक्का चलेंगे, नया साल आ गया है फिर चलेंगे, लेकिन गोवा का प्लान कभी पूरा नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो गोवा जो कि बीजापुर के शासक, ठीक है ना, बीजापुर के शासक के कब्जे में था, ठीक है ना, बीजापुर के शासक के कब्जे में था, बीजापुर के शासक के कब्जे में आपका गोवा था। इसको इन्होंने क्या कर लिया, छीन लिया, अपने कब्जे में रख लिया, ठीक है ना, गोवा छीन लिया बीजापुर के शासक से। और बीजापुर के शासक का नाम पूछ लिया जाता है, क्या नाम था उनका, नाम था आदिल शाह, ठीक है ना, आदिल शाह। और ये कब छीना, अपने कब्जे में लिया, तो 1510 में। तो यहां पे प्रश्न बन जाएगा भाई साहब, तीन चार प्रश्न बन रहा है। गोवा को किसने जीता, अल्बुकर्क ने। कब जीता, 1510 में। किससे जीता, बीजापुर के शासक से। कौन था बीजापुर का शासक, आदिल शाह। तो धाड़ा धाड़ा पे 4 क्वेश्चन नहीं एक लाइन में। तो ये सब सारी चीजें अल्बुकर्क के खाते में क्वेश्चन आएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इससे आप पक्का वो हो गए होंगे कि वास्तविक संस्थापक सही में अल्बुकर्क भाई साहब थे। आगे बढ़े। अब जो आपके गवर्नर लोग आएंगे वो ज्यादा हमारे काम के नहीं होंगे, क्योंकि पढ़ना हमें उन्हीं लोगों के बारे में है जिसके बारे में हमें
क्वेश्चंस मिल जाए, हमें जानकारी मिल जाए, हमारे एग्जाम के लिए जरूर है। बाकी हमें इतिहास खोल के इतना तो है नहीं कि इनके बारे में कुंडली हम निकालें सारा चीज, हमारे लिए काम की चीज है जरूर। तो बीच में बहुत लोग आए 1515 के बाद भी, लेकिन जो हमें क्वेश्चन दे गया एक, वो इंसान था, वो आया 1528-30 के करीब, ठीक है ना। बात 1505 से लेकर 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं रहा जो हमें क्वेश्चन दे जाए। तो वो आए, जो उनका नाम था नीनो डी कुन्हा। ये भी गवर्नर है आपके। ये 1528 से लेके 1539-40 तक के बीच में थे, ठीक है ना, 39 तक ऐसा है, ठीक। तो उसी बीच 1530 में इन्होंने क्या किया बड़ा काम, कि जो आपकी राजधानी बनाई थी इन्होंने, किसने, अल्बुकर्क ने कोचीन राजधानी बनाई थी। उन्होंने कौन, मतलब निनो डी कुन्हा ने कोचीन से राजधानी को ट्रांसफर करके कहां कर दिया भाई साहब, गोवा, ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिया, ठीक। कोचीन से राजधानी को ट्रांसफर करके गोवा ले गए। तो क्वेश्चन ही बन जाता है, किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा कोचीन से राजधानी ट्रांसफर करके गोवा कर दिया गया। तो वो कौन थे वहां से, आपके नीनो डी कुन्हा, ठीक है ना, नीनो डी कुन्हा। तो ये तो आपके गवर्नर थे जिन्होंने अलग अलग काम किए। नीनो डी कुन्हा ने और भी कई सारे काम किए थे। गोवा में उन्होंने पुर्तगाली बस्तियां बसाई थी, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्रिएट किया था, वो सब काम अलग है। बाकी हमारे काम की चीज बस इतना ही थी, ठीक। अब सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ऐसे कौन से कारण थे भाई साहब, ये बताइए। व्हाट वाज द मेन रीजन, व्हाट वाज द मेन रीजन कि भारत में पुर्तगाली अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे। प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है, क्या कारण था कि पुर्तगाली अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे, जबकि एक समय आपका मुगल वंश जो शासन व्यवस्था थी चरणों पे चल रही थी, सारी चीजें अच्छी चल रही थी। क्या कारण था, तो उसके पीछे का आप कारण क्या बताओगे। तो सबसे पहला कारण ये था, समझ लो आपका यूरोप है और ये भारत है। तो जो मुगल का शासन चल रहा था, मुगल की व्यवस्था, तो जो मुगलों का जो नेवल आपका क्या कहते हैं सिक्योरिटी थी, जो उनकी जल मार्ग में उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो बड़ा कमजोर था भाई साहब, ठीक है ना। नेवल सिक्योरिटी जो थी उनकी, वो क्या था, बहुत ज्यादा वीक था। इसी का फायदा उठा के कहां आ गए, अपने यहां पे घुस गए ये लोग, ठीक है ना। नेवल सुप्रीमेसी या नेवल सिक्योरिटी इनकी कमजोर थी, जलमार्ग की जो इनका सुरक्षा व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन था। और दूसरा क्या कारण था, जो भारतवर्ष में शासन था आपका मुगलों का, दक्षिण भाग का जो एरिया था, दक्षिण भाग का जो भाग था, वो बड़ा शांत था। उधर मतलब एक तरीके से नहीं है कि मतलब उतना ही लोग सतर्क नहीं थे, उतना ही तरीके से एक्टिव नहीं थे, ठीक है ना। साउथ के एरिया में उतना एक्टिवनेस नहीं था इनका, उतना सतर्कता नहीं था, जिसके कारण फायदा उठा के पुर्तगीज यहां पे काबिज होने में कामयाब रहे। दो मेन रीजन थे कि उनका भारतीय मतलब मुगल वंश का सदर पोर्शन में एक तरीके से लो एक्टिवनेस और आपका क्या कहते हैं नेवल सिक्योरिटी कमजोर होना, जिसका फायदा उठा के उन्होंने यहाँ पे अपना कदम जमा लिया, ठीक। तो ये तो रहा रीजन यहाँ पे इनका जमने का। दूसरा चलो ठीक है, आगे जम गए, तो फिर जब आगे जम गए तो उसका हमारे ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ा, उसका हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ा पुर्तगालियों का भारत में आने पर। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी कल्चर से जुड़ेंगे, किसी देश से जुड़ेंगे, तो वहां के लोगों की विचारधाराएं, वहां की संस्कृति, सारी चीज से रूबरू होंगे। अमेरिका से आप जुड़ेंगे तो ऑब्वियस बात, वो हमारे पहनावे को, खाने पीने का, बोलने चालने के ढंग को फॉलो करेंगे, अच्छा फील करेंगे, हम उनके करेंगे। और जो इस ड्रेस में, वेस्टर्न ड्रेस में बैठा हूँ, तो एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को हमने फॉलो किया, उनसे जुड़े, तभी तो सारी चीजें। नहीं तो कुर्ता पैजामा पढ़ा रहे होगे, धोती लहंगा पढ़ा रहे होते लोग, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो उनसे हम जुड़े, तो बहुत सारी चीजें हमें उनसे मिली, उनको हमसे, हमसे उनको,
ठीक है ना। तो क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे हमें पुर्तगालियों के आगमन से? तो सबसे बड़ी चीज जो हमें मिली उनकी वजह से वो था प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस लेके आए वो, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, तो उन्हीं की देन है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह। फिर यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ, तो प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित करके सबसे पहले उन्होंने अपने भले का ही काम किया। जो बाइबल थी, जो होली बुक थी क्रिश्चियंस की, उसको कन्नड़ मलयालम में बढ़िया से छपवा के लोगों के बीच बांटे कि देखो भैया हमारा धर्म भी बड़ा मजेदार है। ठीक है ना। प्रिंटिंग प्रेस के बाद टोबैको की खेती, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, कल्टीवेशन ऑफ टोबैको, सुरती, चैनी, खैनी, तंबाकू, ठीक है ना। इसकी भी खेती का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। जापान से व्यापार करना, ट्रेड विद जापान, ये भी इन्हीं को श्रेय जाता है। ठीक है ना। और क्या क्या श्रेय जाता है? जो आप फल और सब्जी को दबा के खाते हो, आलू की तरकारी, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, फल को खाते हो, सेब, संतरा, ड्राई फ्रूट्स को खाते हो, काजू, बादाम, सब यही लोग लेके आए थे। ठीक है ना। इन्हीं लोगों की देन है। तो ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना, ढेर सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया भैया, शकरकंद वगैरह, शकरकंजी क्या बोलते हैं, शकरकंद वगैरह हो गया आपका। फिर उसके बाद ऑरेंज हो गया, जितना नाम लिया आपका, काजू हो गया, बादाम हो गया। तो ये सब सारी इन्हीं लोगों की देन है। ठीक है ना। तो ये तो इनके आने का प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। सत्ता हासिल की, शासन किए, और शासन किए हो तो डिक्लाइन भी होगा, पतन भी होगा। नथिंग इज परमानेंट, कोई जीवन भर नहीं रहता। बाकी बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि भैया हम तो हमेशा के लिए आए हैं, लेकिन नथिंग इज परमानेंट। जो माल्या एक समय चार्टर्ड प्लेन में चला करता था, आज देखो वो छोटी छोटी गाड़ियों, क्या कहते हैं, गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में चल रहा है, ब्रिटेन में। तो यही है, हमेशा कभी सत्ता अपने हाथ में नहीं होती। तो इसलिए घमंड हमेशा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, जमीन से जुड़े रहना चाहिए। तो भैया जब ये लोग पावरफुल थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? पतन भी हुआ, डेक्लाइन भी हुआ। पतन का क्या कारण था इनका? तो पतन का सबसे बड़ा कारण जो था, इनकी जो सर्विस था, एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, प्रशासन में भ्रष्टाचार। प्रशासन में क्या था? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है ना। करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। ये कारण था। दूसरा क्या कारण था कि धीरे धीरे ये लोग डिक्लाइन हो गए? कन्वर्जन। जब आप किसी को जबरदस्ती कन्वर्जन कर रहे हो, किसी का जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हो, किसी की जबरदस्ती किसी के साथ शादी ब्याह कर रहे हो, तो आप कोई खुश रहेगा? ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात, सबके दिल से गिरोगे। ये एक सबसे बड़ा कारण था, धीरे धीरे डिक्लाइन हो गए। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? डचों का आगमन शुरू हो गया था भाई साहब। ठीक है ना। डचों का क्या हो गया था? आगमन भी शुरू हो गया था यहाँ पे। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जब आप धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि कोई सत्ता आपके ऊपर हावी होना चाह रहा है, या कोई आपसे पावरफुल आपके ऊपर हावी होना चाह रहा है। तो डचों का आगमन क्या हुआ? इनके लिए दुखदाई पतन का कारण बना। सरकार का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, ये भी बहुत बड़ा रीजन था। तो इसी तरीके से कई सारी चीजें थी जो धीरे धीरे क्या हो गया? पुर्तगालियों का पतन हो गया। फिर उसके बाद डचों का आगमन शुरू हुआ। तो अभी तो हम सिर्फ इस वाले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ पुर्तगालियों का आगमन हमने देखा। अब हम इसके बाद स्वागत करेंगे डचों को, फिर ब्रिटिश को। धीरे धीरे एक एक लेक्चर में एक चीज को कवर करेंगे, ताकि आसानी सारी चीजें कवर हो जाए। एक साथ भी करना उचित नहीं है, क्योंकि चीजें क्या हो जाएंगी, ऊपर से उड़ जाएंगी, बोर भी हो जाओगे। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपने बहुत अच्छी तरीके से जाना होगा, समझा होगा। लेक्चर को एक दोबारा और देख लोगे ना, तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब चीजें जब हम बात कवर कर लेंगे, तो आपको PDF वगैरह भी दे दिया जाएगा, ताकि एक तरीके से आपके पास रिटर्न में भी सारी चीजें रहें।
तो आशा करता हूँ कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चैनल भी आपका एक तरीके से ग्रो हो रहा है, काफ़ी संख्या में लोग वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इस बार हम लोग टारगेट रखेंगे कि आपका ये टीटी एकेडमी सफलता की बहुत ही बड़ी ऊंचाइयों को छुए, आगे बढ़े, आपके जीवन में आपकी सफलता में काफ़ी योगदान दे। मैं भी उसका एक जरिया हूँ, और आगे बढ़ते रहें और अच्छे तरीके से जीवन में आगे बढ़ें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, गुड लक।